चलें, ये क्वेश्चन में आपने ये भी देखा, सर 6 वाला देखें। क्वेश्चन नंबर 6 वाला ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है अ कंपैरिजन फॉर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 63,200, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। एक तरह का ये एनसी हो गया, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक 27,300 बट नॉट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। तो इसका मतलब ये भी हमारा डेबिट होना है कैश बुक में, अभी तक नहीं हुआ, डेबिट इन कैश बुक। फिर चेक इशूड फॉर 175,200 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एनपी हो गया। इंटरेस्ट ऑफ ₹8800 चार्ज बाय द बैंक was not entered in the cash book, तो कैश बुक में जाकर क्रेडिट हो जाएगा। कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट। हमने कैश बुक का बैलेंस देखना है बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, तरीकाकार हमारे पास एक ही हमने फिक्स रखा हुआ है, एक साइड पर कैश बुक बनाएंगे, एक साइड पर बीआरएस बनाएंगे। हमें जो बैलेंस गिवन है वो बैंक स्टेटमेंट का गिवन है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। हाँ जी, साइलेंट है, कुछ नहीं बताया हुआ, तो क्रेडिट बैलेंस है 63,200। उसके बाद एनसी जो है 12,400, और उसके बाद बैंक ने क्रेडिट कर दिया, हमने डेबिट नहीं किया हुआ 27,300। फिर उसके बाद एनपी है 175,200, और उसके बाद बैंक चार्जेस हैं 8800। ठीक है, चीजें समझ ला गई, ये तो आपको पता है ना सबको। अब हम करते हैं इसको क्लोज। तो सबसे पहले तो 175,200 बड़ी वैल्यू आ रही है, 175,200 दोनों साइड का टोटल, तो पहली बड़ी साइड का टोटल 175,200। हाँ जी, 175,200 में से 63,200 और 12,400 माइनस में कितना आंसर आ रहा है? 99,600। 99,600। ठीक है, इधर ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है, तो इधर किस साइड पर आ जाएगा? डेबिट साइड पर 99,600। ऐसा ही है, अगर उधर ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो इधर ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। हाँ जी, अब इनका टोटल करें जरा। 126,900। ये इसका एडजस्टेड बैलेंस आया है। हाँ जी, टोटल करें तो कितना? 126,900। 126,900। 126,900। तो इसका अनएडजस्टेड मतलब के ब्रॉड ऑन आ जाएगा कितना? 118,100। 118,100। और क्योंकि ये ब्रॉड ऑन है, तो ब्रॉड ऑन जिस साइड पर होता है उसी साइड का आंसर होता है, तो हमारा आंसर इसका डेल्टा है। ब्रॉड ऑन जिस साइड पर आता है उसकी वही नेचर होती है। ठीक हो गया, और सवाल बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। सर ये पोजीशन ऑफ रियलिटी क्या चीज होती है? रॉयलिटी बेसिकली होता है मेरे भाई कि अगर सपोज दैट आप लोगों ने किसी की कोई फ्रेंचाइज खरीदी हुई है ना, मिसाल के तौर पर आपने नेक्स्ट कोला की फ्रेंचाइज खरीदी हुई है और उसको कहा है, और आपका एग्रीमेंट हुआ है कि जितनी नेक्स्ट कोला सेल होंगी, हर नेक्स्ट कोला के ऊपर आपने ₹2 पर यूनिट आपने असल बंदे को, मैन्युफैक्चरर को देने हैं पैसे। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि वो कहते हैं जी पेप्सी की अगर सेल होगी तो इसराइल को पैसा जाएगा, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो बेसिकली वो रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी बेसिकली होता है कि जो असल मैन्युफैक्चरर होता है ना,
वो अपनी जब डिस्ट्रीब्यूशन सेल करता है तो वो कहता है कि भाई जितने यूनिट आपके सेल होंगे उसके ऊपर मुझे भी पैसे देना, हर यूनिट के ऊपर, वो रॉयल्टी होता है। या सपोज दैट आपने एक बुक लिख दी और पब्लिशर को कहा कि भाई जितनी बुक्स बिकेंगी ना, हर बुक के ऊपर इतने % आपने मुझे देना है। वो जो आप ले रहे हो रॉयल्टी है और वो जो दे रहा है वो रॉयल्टी है। और रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है क्योंकि हर यूनिट के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कैरेज इन होता है तो रॉयल्टी भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका, तो जो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे बाकी कैरेज इन ऐड कर देते हैं हम, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करते हैं, तो रॉयल्टी भी इसी तरह का एक्सपेंस है, ये भी ऐड हो जाता है। तो ऐड इन Okay, वैल्यू इन्वेंट्री एज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक होगी बात? और सवाल बताएं। सर 15 वाला देखिएगा। 15 वाला, which of the following would be added to the balance as per bank on a BRS? As per bank on a BRS, BRS में क्या चीज ऐड होनी है? देखें, जो सर्विस चार्जेस हैं, नोट्स कलेक्टेड बाय द बैंक, डिपॉजिट इन ट्रांजिट और आउटस्टैंडिंग चेक। पहली बात तो ये है कि अगर बीआरएस के बैलेंस के बारे में कुछ ना बताया हो तो हम उसे कहते हैं कि वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये जो सर्विस चार्जेस है ये तो हम लिखते हैं कैश बुक के अंदर। ठीक है, नोट्स कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने पैसे कलेक्ट किए तो हमने बैंक कैश बुक में डेबिट करते हैं, ये भी हम कैश बुक में लिखते हैं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट और आउटस्टैंडिंग चेक, आउटस्टैंडिंग चेक हमारे एनपी होते हैं और ये हमारे एनसी होते हैं। तो अगर बैलेंस एज पर बैंक बीआरएस में एनसी जाकर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर ना बताया हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होगा। पीछे आपने जो की भेजी उसमें अल्फा भी था तो इसलिए कंफ्यूजन थी। अच्छा चले, ये अच्छा वैसे तो ऑप्शन तो हो सकती है ना, लेकिन अगर उसको रिवर्स करेंगे तो मेन इसका आंसर सी है। ये 16 वाला भी देख लें सर। 16 में देख लीजिए, when बैंक स्टेटमेंट शो अ डेबिट बैलेंस इट मींस, बैंक स्टेटमेंट का जो डेबिट बैलेंस है इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर। अच्छा ये लिखा हुआ है बैंक बुक नहीं है, ये बैंक स्टेटमेंट लिख लें, ये जो लफ्ज है ना ये बैंक बुक नहीं बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि बैंक बुक तो कैश बुक को कहते हैं। तो इसका आंसर है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। पता है ना कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ओवरड्राफ्ट होता है। हाँ जी, और सवाल बताएं। सर ये अगला देखिएगा अगर 17। अगर बैंक बुक नहीं हो तो हम बंद रहेगा ना। देखो ना उसने क्या कहा है, व्हेन बैंक स्टेटमेंट शो, जब बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना तो हमने बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है। यस सर, तो मन नहीं बनेगा मेरे पास। क्वेश्चन 17, an amount of rupees 1000 is debited twice in the bank statement। बैंक स्टेटमेंट में 2 दफा डेबिट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एक दफा से। कहता है एन अमाउंट 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट, तो एक दफा से क्या कर देंगे, क्रेडिट। कहता है व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको याद होगा जब हमने सिर्फ प्लस माइनस देखना है ना तो हम फिर ये नहीं देखने कि बैलेंस किसका है, हम ये देखते हैं नेचर कौन सी है। अगर हम इसको अब ठीक करेंगे तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट होता है और इसको जब सही करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस। तो आपका 1000 से बैलेंस ऐड हो जाएगा। ओके सर। दोबारा सुने, जब कभी हमें इस तरह का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो ना कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है,
और बताओ जो एरर है उसमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो याद रखें, आपने ये नहीं देखना है कि फिर बैलेंस किस बुक का है, आपने देखना है नेचर क्या है बैलेंस की। और उसमें फिर चाहे जिस बुक का मर्जी बैलेंस हो, आपने देखना है कि डेबिट हो रहा है तो डेबिट में प्लस, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में प्लस, और अगर अपोजिट नेचर के आ जाए तो माइनस। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सर 19 वाला। 19 वाला। कामरान इज एन इंटीक डीलर, हिज इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट आपके पास है 158,000। उसकी एनआरवी आ रही है, वो कहता है कामरान एक्सपेक्ट टू स्पेंड 7,000 इज रिपेयर एक्सपेंस दैट विल बी सोल्ड 260,000। तो एनआरवी कितनी आ गई उसकी 253,000। कहते हैं रिप्लेस द सेम आइटम्स, कहता है अगर आप कोई इस जैसा नया एसेट खरीदोगे तो वो आएगा 255,000। इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, जिसका इन्वेंट्री के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं हुआ। हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, अपनी इन्वेंट्री किस पे लिखते होते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो बताओ किस पे लिखेंगे, 253,000 पे या 158,000? 158। 158,000 पे। हमारा आंसर आ गया 158,000। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 22। 22। जी। हाँ जी 22 देखें, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज करेक्ट। कहता ऑल आइटम्स, इन्वेंट्री आइटम शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, गलत। हम तो लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। The purchase price of the item which had been held for the longest period is an acceptable method for inventory, गलत। acceptable method सिर्फ दो ही हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, फाइफो, वेटेड एवरेज, इस तरह की चीजें। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड एक्सक्लूड प्रॉफिट विच हैज नॉट येट बीन अर्नड, बिल्कुल सही है। मतलब आप अपनी इन्वेंट्री को सेल पे लिखते हो या कॉस्ट पे लिखते हो? अगर हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी की बात ना करें तो हम किस वैल्यू पे लिखते होते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट पे। अब वो कहता है कि आपने, और सेल वैल्यू के अंदर प्रॉफिट भी होता है, कहता है आपने जो इन्वेंट्री की वैल्यू करनी है ना, प्रॉफिट ऐड करके नहीं लिख देना इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री को प्रॉफिट ऐड किए बगैर लिखना है। और एंड पे लिखा हुआ है ऑल इन्वेंट्री आइटम शुड बी वैल्यूड एट एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस लेस एनी, कहता है सारे इन्वेंट्री को आपने एनआरवी पे लिखना है, ये भी तो गलत है। अच्छा, एक जो हमारे पास रिवर्सल मेथड होता है ना, जब कभी आपको सही आंसर का 100% पता ना हो ना, तो आप वो चीजें खत्म कर दो जो हो ही नहीं सकती। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होता ना, तो ए बी और डेल्टा के बारे में ये कंफर्म था कि ये नहीं हो सकते, तो आंसर बाकी बाकी एक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ये वाला कर 23। देंगे। कौन सा? 20। ये 23 वाला। ये 20 किसने बोला यार, वापस ना जाने दिया करो प्लीज, एक्टिव होके बैठे। 20 यार, ये तो ऐसे सवाल आप लोगों के अगर करवा रहे हो मुझसे तो आपने फिर किया क्या है? सर ये हो गया, ये पहले हो भी गया, लेकिन ना वो पता नहीं कैसे हो गया, सही आंसर आ गया। तो फिर क्या आप मुझे चेक करना चाहते हो कि मुझे आता है या नहीं आता? देखिए लिखा हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर कंपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए ये बैलेंस आपका कैश बुक हो गया, डेबिट बैलेंस उसने बताया हुआ है 11,000, और यहां पर वीआरएस बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट। हमसे पूछ क्या रहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और आपको मैंने एक बात बताई हुई है कि बैंक स्टेटमेंट का जब भी बैलेंस पूछेगा वो ब्रॉडर पूछेगा। डेबिट बैलेंस आ गया। फिर आउटस्टैंडिंग चेक हमारे 1550 है, एनपी 1550। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट एनसी 1200। बैंक चार्जेस 50। बैंक इंटरेस्ट इनकम 100। खत्म होगी बात। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
11100 11100। हाँ जी, एडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का कितना आ गया? 50 माइनस कर दो, 11050। इधर ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इधर ये डेबिट साइड पर आ जाएगा 11050। हाँ जी, ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया। तो बताएं अनएडजस्टेड बैलेंस कितना आ गया? 11050 प्लस 1550 माइनस 1200। 11400 11,400। 400। और क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो क्रेडिट आंसर आ रहा है। ठीक होगी बात? तो सी आंसर आ गया। सर सर वो जो बैंक स्टेटमेंट का पूछेगा, वो एक हमें ना क्वेश्चन आया हुआ था पीछे, जो फिजिकल टेस्ट हुआ था हमारा बीआरएस का, कि बैंक स्टेटमेंट का बिफोर वाला बताओ या आफ्टर वाला, तो हम बिफोर वाला बताएंगे ना ब्रॉडम। अगर वो दोनों पूछेगा तो फिर तो जो, अगर वो खुद से कह दे कि आफ्टर वाला बताएं, फिर तो एडजस्टेड ही बताना है ना। और वो बताना हमेशा एज पर कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर वो कहना कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बताएं, तो हमेशा ओपनिंग पूछता है वो। ओके। 23 क्वेश्चन देखें तो किसी का ये भी सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री के अल्लाह के बंदो, मुझे तो लगता है आप लोगों ना वैसे सारा कुछ भूल भुला गया। परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेज और परचेज रिटर्न नहीं बनता होता। परचेज और परचेज रिटर्न का नाम नहीं आता परपेचुअल सिस्टम के अंदर। आप सारी एंट्रीज देख ले, आपने एक दफा भी परचेज और परचेज रिटर्न का जिक्र नहीं किया होगा, तो बात खत्म होगी। परचेज लेकिन रिटर्न की एंट्री पास तो की थी ना हमने। परपेचुअल सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर वो कहता है ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज नहीं आएगी। ट्रायल बैलेंस में आते हैं सारे लेजर्स। तो परचेज और परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री में नाम इस्तेमाल ही नहीं होता, तो लेजर कैसे बनेगा उसका? आप अपनी परपेचुअल सिस्टम के अंदर जाएं, तमाम जर्नल एंट्रीज देखें, कहीं आपको लफ्ज परचेज और परचेज रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जब इसका जर्नल एंट्री के अंदर नाम ही नहीं आ रहा, तो इसका तो लेजर भी नहीं बनेगा। और जब लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस में क्या चीज आएगी? इसका परचेज रिटर्न आंसर है। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद 29। 29। हाँ, लिखा हुआ इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर करंट ईयर द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय 200,000। देखिए, जब क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेट होगा ना, तो इसका मतलब है प्रॉफिट भी अंडरस्टेट होगा। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एरर ऑफ दिस अनकरेक्ट? अगर ये अनकरेक्ट रहता है, इसका मतलब है आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा करंट ईयर का, जिस साल का, क्योंकि यही वाला क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बनता है। तो फिर अगले साल का ओपनिंग जो स्टॉक होगा वो उसका रिवर्स इफेक्ट होता है, याद रखें। जो भी करंट ईयर पे प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आएगा, अगले साल क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो जो इफेक्ट है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। ये तो हमने सीखा था ना कि क्लोजिंग स्टॉक, ये आप लोगों ने मुझे लगता है डायरेक्ट असाइनमेंट करना शुरू कर दिया, अपने रजिस्टर से एक दफा रिवाइज नहीं किया। ये सारी बातें लिखी हुई आपको मिलेंगी, और ये तो एज इट इज सवाल करवाया था, और ये क्वेश्चन भी था कहीं ना कहीं। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, और अगले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये बात याद रखनी। तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा, बीटा। ठीक होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 33 वाला देखना। 31।
क्वेश्चन है जी, कराची ट्रेडर परफॉर्म स्टॉक अकाउंट ऑन 10 जनवरी 2021 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 है, ये 2021 नहीं 2020। कहता है कि आपने दिसंबर 2020 में स्टॉक काउंट करना था, स्टॉक टेकिंग करनी थी, आपने नहीं की। 10 जनवरी को की, मतलब आज के 10 दिन बाद। आप खुद बताएं, आपने यहां पर स्टॉक काउंट करना था दिसंबर 2020 में, टाइम ना होने की वजह से आपने स्टॉक काउंट किया 10 जनवरी 2021 में। इस दिन जब आपने स्टॉक काउंट किया ना, आपका स्टॉक काउंट हो गया 4,80,000। आपने बताना है दिसंबर में कितना था। तो जाहिर सी बात है, इन 10 दिनों में जो खरीदा होगा वो माइनस कर दे, और जो बेचा होगा वो वापस प्लस कर दे। जो खरीदा होगा तो ऐड हुआ होगा ना, हमने वापस जाना है अपने स्टॉक को लेकर। तो जो ऐड किया है वो माइनस कर दो, जो माइनस किया है वो ऐड कर दो। बट इस बात का ख्याल रखना है, जरा ध्यान से बात सुननी है, कि ये जो मेरा स्टॉक सेल हुआ है 81,000 का, क्या ये अपनी सेल वैल्यू से एडजस्ट होगा स्टॉक के अंदर, या कॉस्ट से एडजस्ट होगा? कॉस्ट कॉस्ट से। से। याद रखें, स्टॉक टेकिंग के अंदर कभी भी सेल वैल्यू इस्तेमाल नहीं होती। तो आप इसके ऊपर लगाएं सीपीएस। तो सेल की पहले कॉस्ट फाइंड कर लें, मार्कअप है ना, तो मार्कअप है तो 81,000 को 135 पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। 60,000 होता है सर। 60,000। 60,000। अब वो कहते हैं 10 दिनों के अंदर आपने 60,000 वाली चीजें बेची और 38,000 वाली चीजें खरीदी। अगर क्वेश्चन के अंदर सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न आ जाएगा तो उनको चाहे तो नेट करके एडजस्ट कर लेना, या उनको भी रिवर्स कर देना। क्या करेंगे, सेल को वापस कर देंगे प्लस और परचेज को कर देंगे माइनस, तो वापस हम अपने स्टॉक पे आ जाएंगे। और अगर सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न गिवन हो ना, तो उनको नेट करके फिर सीपीएस लगाना, और परचेज रिटर्न हो तो परचेज रिटर्न में से माइनस कर देना, सेल रिटर्न है तो सेल में से माइनस करके फिर सीपीएस लगाना। तो जनाब हम वापस जा रहे हैं, तो सेल को 60,000 ऐड कर दें और जो खरीदा था उसको वापस निकाल दें, तो आप अपने 10 दिन पहले वाले स्टॉक का पता चल जाएगा। 5,02,000। 5,02,000। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 33 सर। 33। A company purchased an inventory item at purchase price of ₹1,800 and also incurred freight in cost 155। ये तो आपको पता ना, ये कॉस्ट में फ्रेट इन ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 1955। कहते हैं आप उसको बेचोगे 15% मार्जिन पे, बताओ उसकी सेल वैल्यू क्या आएगी? 15% मार्जिन के साथ अगर बेचोगे तो सेल प्राइस क्या आएगी, बताएं जरा। सीपीएस लगाओ ना। 23। 2300 मार्जिन है ना, तो सेल को 100 आकर उस तरह से आपने कर लेना। अब हम लिखते होते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे। कॉस्ट हमने फाइंड कर ली 1955, एनआरवी फाइंड करने लग गए, सेल प्राइस माइनस फ्रेट आउट है 200 माइनस कर दें, पैकिंग कॉस्ट है 150 माइनस कर दें, क्योंकि आपको पता है ना कि एनआरवी फाइंड करने के लिए सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, तो ये उसके सेलिंग एक्सपेंस है। तो 2300 में से 200 भी माइनस कर दें, 150 भी माइनस कर दें, वो बन जाता है 1950। तो एनआरवी हमारी आ जाएगी 1950। ठीक होगी बात। अब किस पे लिखेंगे, हम लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, 1950। 1950 पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं।
हाँ जी, कोई है नेक्स्ट क्वेश्चन? 58 58। सर 56 भी देख लीजिएगा। 56 भी देख लेते हैं और पहले 56 देख लें सर। 50 भी बता देंगे। चलें 56 50 50। हाँ जी, 50 में लिखा हुआ है BTL परचेज गुड्स फॉर ₹1 million ऑन क्रेडिट फ्रॉम SPL 5 December if BTL pay the full amount within 10 days। अच्छा, ये वैसे तो चैप्टर नंबर 2 का ही है, इधर गलती से आया हुआ है, चलो डिस्कस कर देते हैं। If BTL full amount 10 days, it will be allowed to settlement discount 5%. BTL paid ₹950,000 on 12 December। इसका मतलब है उसने 10 दिन के अंदर पे कर दिए, क्योंकि 5 दिसंबर को खरीद रहा है और 12 दिसंबर को पे कर रहा है। इसका मतलब है उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। And avail that settlement discount. At the time of payment, the accountant had BTL posted 950,000 for the payment side of cash book। ठीक है, क्योंकि पेमेंट उसने की होगी। What will be the entry in the journal ledger to record the discount? डिस्काउंट की एंट्री क्या पास होगी? देखिए, ओरिजिनल एंट्री हमारी जो पास होनी है ना पेमेंट की, अकाउंट पेबल डेबिट होना है। कितनी अमाउंट से भला? फुल अमाउंट से। 950 का 5% वो तकरीबन मेरे ख्याल में बन जाएगा 1 मिलियन। हमारा कैश क्रेडिट होना है कैश बुक में 950,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज क्रेडिट होना है 50,000 से। तो असल इसकी जो एंट्री डिस्काउंट, ये डेबिट नहीं डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है व्हाट विल बी द एंट्री इन द जर्नल लेजर टू रिकॉर्ड द डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाना है। क्योंकि इसके अंदर इस तरह की कोई एंट्री नहीं लिखी हुई, SPL लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये हमारा डिस्काउंट क्रेडिट होना है 950,000 से। ये इसका सही आंसर बनता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो सही नहीं लिखा हुआ। असल इसकी एंट्री पास होनी थी, उसने क्योंकि जर्नल लेजर पूछा ना, तो जर्नल तो है ही डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि अकाउंट पेएबल तो पेएबल लेजर है। तो जर्नल लेजर में 950,000 डिस्काउंट रिसीव्ड की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक हो गया? चलिए जी। सर इसकी डेल्टा बनेगी नहीं क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हमारी अदर इनकम होती है। हाँ ना, तो SPL डेबिट हो रहा है, ये तो कोई एंट्री नहीं है ना। SPL डेबिट तो हो ही नहीं सकता ना, ये अदर इनकम है, तो इनकम में तो SPL क्रेडिट होता है। इसी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं, मैंने आंसर इसका लिख दिया था, मुझे लगता है मैंने इसमें ऑप्शन ही लिखी थी। जी सर, लिखा हुआ था। हाँ, तो ये मैंने सर आपने आंसर लिखा हुआ था। आंसर लिखा था, ऑप्शन नहीं लिखी थी इसमें। हाँ जी, 56 पे आ जाए। कहते हैं पीरियड कॉस्ट क्या होती है? देखे ना, दो चीज कॉस्ट होती है। जो पीरियड कॉस्ट कहते हैं, मतलब जैसे रेंट है ये पीरियड कॉस्ट है, सैलरी है ये पीरियड कॉस्ट है। एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती है, ठीक है। और जो पीरियड कॉस्ट है, जैसे जिस साल इनकम होती है वैसे एक्सपेंस में लिख देते हैं। मतलब ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में पीरियड कॉस्ट ऐड नहीं होती, जिसे हम कहते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड। तो ये जब भी इनकम होती है, जिस पीरियड में इनकम होती है वैसे एक्सपेंस में लिख देते हैं। तो अ कॉस्ट दैट रिलेट्स टू टाइम पीरियड is not included in the inventory, the entire cost is treated as expense for the period। तो इसका इन्वेंट्री के साथ ताल्लुक नहीं होता, बल्कि टाइम के साथ होता है। तो जिस टाइम की कॉस्ट आएगी, जिस साल का रेंट, जिस साल की सैलरी, वो उसी साल रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और सवाल 58 बताया था आपने। अच्छा, 58 का जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो भी मैंने लिख दिया था, आपको देखा होगा। तो कहते हैं जनाब अदर इनकम ट्रायल बैलेंस में 15 मिलियन पड़ी हुई है, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है। कहते हैं हमारे पास हमने पैसे रिसीव किए अगस्त 2015 के अंदर। ईयर एंड भी ध्यान रखें दिसंबर है।
अगस्त 2015 के अंदर आपको 1.8 मिलियन मिले 50% एडवांस, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के। वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम क्या था? 1 सितंबर 2015 से लेके 31 मई 2016 तक। कॉन्ट्रैक्ट का टाइम क्या है? 1 सितंबर से लेकर दिसंबर 31 मई 2016 तक, मतलब ये 9 मंथ बनते हैं। और आपको 50% मिला हुआ है, इसका मतलब है आपको 4.5 महीनों के पैसे उसने दे दिए। ये जो 1.8 मिलियन बनता है ना, ये कितने टाइम का बनता है? 50% है, ये 4.5 महीनों के बन गए, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है 1.8 मिलियन 50% है, मतलब 4.5 महीनों की इनकम उसने दे दी। तो हमारे साल की इनकम क्या बनती भी 4.5 महीनों की है? 4 महीने बन 4 साल बनती है सर। 1 सितंबर, 4 महीने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बनती है 4 महीनों की, उसने दी है 4.5 महीनों की। इसका मतलब है 4 महीनों को इनकम में लिख देना चाहिए, आधे महीने को एडवांस इनकम में लिख देना चाहिए, क्योंकि हमने तो 1.8 मिलियन रिसीव किया हुआ है ना 50%। तो 4 महीनों की इनकम कितनी बनती है? 4 महीनों की इनकम बनती है 1.6 मिलियन, और ऊपर आधे महीने की इनकम बनती है 0.2 मिलियन। करके देख लो, 1.8 को 4.5 पे डिवाइड करो तो पर मंथ आ जाएगा। 1.8 को 4.5 पे डिवाइड करो, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो और 0.5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वाले तरीके से, ठीक है। 1.8 डिवाइडेड बाय 4.5, यह आ जाएगा पर मंथ। मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो 4 महीने की, और मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करोगे तो आधे महीने की। अब कहते हैं वाज क्रेडिटेड अदर इनकम, उसने सारी इनकम लिख दी। क्या सारी इनकम बनती है या 1.6 इनकम बनती है? 1.6 1.6 कह दी। कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ अदर इनकम, तो अदर इनकम की करेक्ट अमाउंट क्या होगी? उसने 15 मिलियन लिखी हुई है, उसके अंदर 1.8 ऐड है, तो हमने माइनस कर देंगे 0.2। तो असल आंसर इसका क्या बनेगा? 14.8 मिलियन, क्योंकि पीछे इसका आंसर 14.8 मिलियन गिवन नहीं था, तो इसलिए मैंने अलग से लिख दिया आंसर के, ठीक है। तो ये 0.2 माइनस होना है और 1.6 मिलियन उसके अंदर ऐड होना है। तो क्योंकि उसने इससे जो पूछा गया है ना वैसे आंसर नहीं बताया, वो पेपर में आपको सही बताया होगा, जिस तरह से पूछा गया होगा वैसे आंसर बताया होगा। तो 0.2 चला जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, 1.6 इनकम का हिस्सा बनेगा। और उसने क्या कहा है? व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी शोन इन, तो अदर इनकम तो 14.8 मिलियन शो होगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 64 64, वो कहता है विच टू ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग इन द बाय नेचर। अच्छा, एक ये आपने थ्योरी का लेक्चर अगर सुना था तो फिर तो आपको इसका पता होना चाहिए, अगर नहीं सुना तो फिर पूछ देख ले। एक्सपेंसेस बाय नेचर होते हैं, बाय नेचर होता है स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी और डेप्रिसिएशन, ये बाय नेचर होते हैं। बाय फंक्शन देख ले, बाय फंक्शन होते हैं एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस मतलब एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो बाय फंक्शन ऐड करके एक्सपेंस लिख देगा, उसके अंदर सैलरी भी लिख देगा, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी लिख देगा, मतलब सारे एक्सपेंसेस को ना एक हेड बनाएगा फंक्शन का, उसमें लिख देगा। और बाय नेचर ना अपने नाम से एक्सपेंसेस आएंगे। अब सैलरी उसने कहा है बाय नेचर, तो बाय नेचर सैलरी एक्सपेंस है, और फाइनेंस कॉस्ट दोनों में आएगा, याद रखें। फाइनेंस कॉस्ट बाय नेचर में भी आता होता है, बाय फंक्शन में भी आता होता है।
ये दोनों बाय नेचर, ये मेन बाय नेचर ये है, और ये दोनों बाय फंक्शन है। और ये जो है फाइनेंस कॉस्ट, अब क्योंकि उसने दो पूछे हैं तो फाइनेंस कॉस्ट बाय नेचर में भी आता है और बाय फंक्शन में भी आता है। बेसिकली बाय नेचर में, बाय नेचर का मतलब है हर एक्सपेंस अपने नाम से आना, और बाय फंक्शन का मतलब होता है उसको ना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करके लिख दो, सारे डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठे करके लिख दो। तो ये वजह है। ठीक होगी बात। ये मैंने जो थियरी का लेक्चर भेजा था ना आपके जो फाइनल अकाउंट का, ये उसके अंदर सारा डिस्कस होगा लाजमी। नेक्स्ट बताएं। 75 75। हाँ जी, वो कहता है जून 2021 कैश बुक ऑफ अब्बास रिफ्लेक्टेड क्रेडिट बैलेंस 167 एंड बैंक स्टेटमेंट शो क्रेडिट बैलेंस 125, which two of the following situation can reconcile the balance। देखिए, आप जब दोनों बैलेंस दे दिए जाए ना, और वो कहता है कौन सा इसको रिकनसाइल करेगा, इसके दो मेथड है। एक ही मेथड जो आपको आता है वही बताऊंगा बस। आप ऐसा करो, दोनों बुक्स का एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करना शुरू कर दो। जिस एडजस्टमेंट पे दोनों का एडजस्टेड बैलेंस बराबर आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे आप कैश बुक बनाए अपनी और बीआरएस बनाए, वो कहता है सब कैश बुक रिफ्लेक्टेड क्रेडिट बैलेंस 167,000, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया 167,000, और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस 125। सबसे पहले आप पहली एडजस्टमेंट करें, अनप्रेजेंटेड चेक 304 वो यहां पे आ जाएगा, और बैंक चार्जेस 12,000 वो यहां पर आ जाएगा। और चेक करें कि दोनों का एडजस्टेड बैलेंस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वंस इसका एडजस्टेड बैलेंस कितना आ रहा है, 167 प्लस 12,000 179 179, और इसका एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करें जरा, कितना आ रहा है। 304 में से 125 माइनस करें, 179 ही आ रहा है। 179 ही आ रहा है। अब ये देखें, इसका डेबिट बैलेंस उसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो आप ऑप्शन यही है। बाकी आप सारे एडजस्ट करके देख लो, आपका एडजस्टेड बैलेंस बराबर नहीं आएगा। अगर बराबर आ भी गया तो हो सकता है उसकी साइड्स मैच ना कर रही, क्योंकि इसकी तो साइड्स भी मैच कर रही है, एक साइड पे डेबिट है तो दूसरी साइड पर क्रेडिट आ रहा है। तो इसकी ऑप्शन क्या बनेगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 105 105। जी, द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000 out of which 12 units are damaged. Their cost is 16,000 and they should be sold 22,000 after bearing 5,000 damage cost. अच्छा, जो यूनिट आपके डैमेज है ना, उनकी जो कॉस्ट बताई हुई है वो है 16,000, और उसकी जो एनआरवी बताई हुई है वो है 17,000, क्योंकि 22,000 माइनस 5,000। कहते हैं हाउ द डैमेज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड, तो कोई भी इन्वेंट्री हम तो उसको लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो किस पे लिखेंगे, 16,000 पे। आंसर आ गया हमारा। हाँ जी, और क्वेश्चन बताएं। 1013 1113 113 The periodic total from purchase journal is posted to debit side of purchase account। सिंपल, परचेज अकाउंट हमारा जर्नल लेजर होगा ना, क्योंकि एंट्री क्या पास होती है, परचेज डेबिट इससे अगला अकाउंट भी क्रेडिट। तो ये तो पेएबल लेजर हुआ और ये जर्नल लेजर हुआ। इससे अगला भी बता दे।
Which of the following statement is correct? While calculating NRV, we excluding import duty. गलत, क्योंकि NRV फाइंड करते वक्त सेल प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी हमारा सेलिंग एक्सपेंस नहीं होता, ये तो खरीदने वाला एक्सपेंस होता है। वो कहता है इंपोर्ट ड्यूटी माइनस करते हैं NRV में, गलत। कहता है कैरेज इन माइनस कर देते हैं, गलत, क्योंकि कैरेज इन तो ऐड करते हैं कॉस्ट के अंदर। कहता है दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जनाब आपके क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ड्राइंग्स लिखी हुई हैं जी, ड्राइंग्स हमें पता है कहां पर जाती हैं, डेटर्स का भी पता है। गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट होता है जी, गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा जी। कैश इन हैंड पता है हमें कहां पे जाएगा, WDV, यानी प्लांट मशीनरी। WDV का मतलब है ये उसने बुक वैल्यू बता दी है, मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बताया हुआ, मतलब इसमें से अक्यूमुलेटेड ऑप्शन है ही नहीं। ये अच्छा हो गया क्योंकि हमें माइनस करनी पड़ती है, उसने माइनस करके बता दिया। तो ये जो लफ्ज WDV लिखा हुआ है ऐसे घबरा नहीं जाना, ये मतलब है बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी हो गया जी, फैक्ट्री बिल्डिंग, सेल्स रिटर्न, कैश एट बैंक, पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस, ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट की बात सुन ले, ट्रेड डिस्काउंट को आपने सिंपल डिस्काउंट ही समझना है। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए ट्रायल बैलेंस के अंदर तो इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसकी हर हाल में एक इफेक्ट आना ही आना है। तो आई कैप से मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए उसने इसको कैश डिस्काउंट की बजाय ट्रेड डिस्काउंट लिख दिया। तो है ये बेसिकली, अगर ट्रेड डिस्काउंट के नाम से भी आ जाए ना तो इसको सेल में से ही माइनस करना है, ठीक है। तो ये सेल में से ही माइनस होगा, तो इसे डिस्काउंट अलाउड की जगह लिख देंगे। हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड की तरह ही ट्रीट करेंगे। हाँ एडजस्टमेंट में आ जाए तो इग्नोर करते हैं, नेट करके लिख देते हैं डायरेक्टली, और अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो फिर इसको लिखना जरूर है। परचेज लेस रिटर्न उसने खुद ही बता दिया तो हमें बाकी माइनस करनी नहीं पड़ेगी। सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ट, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है। अच्छा यहाँ पर एक अमाउंट मिसिंग है यार, यहाँ पर ना एक अमाउंट मिसिंग है, 4000 कुछ के नाम से है, वो ना अदील की तरह। जी सर, जी सर। आप ऐसा करो, इसकी क्रेडिट साइड का टोटल लेकर ना डेबिट साइड माइनस करो, और आपने ये बताना है थोड़ी देर बाद कि इधर बैलेंस कितना आ रहा है, और वो है Okay, sir. कैरेज आउट, उसको लिख लेना कैरेज आउट। ओके सर। इधर आ जा, हम सवाल पढ़ते हैं जब तक अदील भाई ये काम करते। 4100 कुछ आएगा। सलमान का कैपिटल है 3 लाख, क्रेडिटर्स बता दिए, लोन फ्रॉम बैंक, बैड डेट्स का अलाउंस 900 है, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अदर इनकम, बिल पेएबल, करंट लायबिलिटी, एक्रूड एक्सपेंस, करंट लायबिलिटी, और अदर इनकम। ठीक है, ये चीजें हमें बता दी गई। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एडजस्टमेंट क्या है। इन सब के बारे में पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ लिखना है। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट। On 1st July 2013, machine was purchased 500. However, this cost has wrongly been posted to the purchase account. एक्सक्यूज मी सर, अगर वो आपने सवाल वो करना है तो फिर उधर मेरे पास भेज दे, मैं इधर से देख लूंगा। अच्छा, ये आपके पास सवाल नहीं है? नो सर। सर आपने भेजी नहीं है सर? अच्छा चलो फिर ये क्वेश्चन करके ही भेजूंगा। अभी इसमें ना मैंने वैसे इसको ठीक करके लिखा तो हुआ है, ऐसे टाइम लगेगा। इसको किस तरह से मैं आपको भेजूं, स्क्रीनशॉट भेज दूं इसका? चलो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, कोई मसला नहीं। यार दिल भाई आप खुद ले लो स्क्रीनशॉट, सर से मेहनत कराओगे। हाँ ये भी है। सर आप ओके इसको सर, ले लिया। आप इतने सामने रखिए इंटेलिजेंट ना, हो। वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर ले ली। चले चलिए, इसका टोटल तब तक आप निकाल लेना, वो हम लिख देंगे।
तब तक हम सवाल पढ़ते हैं क्योंकि सवाल आसान है, हो जाएगा। ऑन 1 जुलाई 13 machine was purchased 500. This cost has wrongly posted to the purchase account. मशीन खरीदी, परचेज अकाउंट में लिख दी। अब क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे और मशीन में लिख देंगे। तो मशीन को कर देंगे डेबिट और परचेज को कर देंगे क्रेडिट, और इसकी डेप्रिसिएशन भी लेंगे फिर 500 से। तो या तो ऐसा करना कि पहले 500 ऐड करके बाद में डेप्रिसिएशन ले लेना। तो इस एडजस्टमेंट का क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे और मशीन में जाकर ऐड कर देंगे। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ ना परचेज लेस रिटर्न, उसमें से 500 भी माइनस कर देंगे और मशीन का 500 उसके अंदर जाकर ऐड कर देंगे। क्लियर होगी बात ये? चलेगी। जब डेप्रिसिएशन लोगे ना तो मशीन को ऐड करने के बाद लेना या अलग से डेप्रिसिएशन ले लेना, बाकी जो मशीनें पड़ी हैं उसकी अलग से डेप्रिसिएशन लेना, जैसे आपकी मर्जी। नंबर 2, Salman son works as the head of admin and received salary rupees 150,000 per month. कहता है सलमान का बेटा काम कर रहा है और एक महीने की सैलरी लेता है 150, तो 12 महीनों की सैलरी कितनी लेगा? 1800,000, which has been included in drawings. आप मुझे ये बताएं, उसका बेटा काम कर रहा है, जब काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पैसे ले रहा है, उसकी सैलरी ले रहा है, तो वो सैलरी ड्राइंग्स नहीं है, इनकम है, वो इनकम है। इनकम नहीं, उसकी इनकम है ना। बिजनेस का तो एक्सपेंस है ना, बिजनेस का तो सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन उसने ड्राइंग्स के अंदर शामिल किया हुआ है। तो क्या कर लेना चाहिए उसको? उसको करना चाहिए ड्राइंग्स से निकाल देना चाहिए और सैलरी में ऐड कर देना चाहिए। मतलब सैलरी को डेबिट कर देना चाहिए और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइंग्स हैं ही नहीं। तो सैलरी में ऐड कर देंगे 1800 और ड्राइंग्स में माइनस कर देंगे 1800। मतलब ऊपर जाकर चाहे खुद लिख लेना या जब लिखने लगना तब प्लस माइनस कर देना, ठीक होगी बात। तो सैलरी में ऐड और ड्राइंग्स में से माइनस। नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 650,000। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम 650 की एडवांस में पे कर दी। तो क्या कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस में जाकर लिख देंगे करंट एसेट में 650 और इंश्योरेंस क्रेडिट कर देंगे 650 से। मतलब इंश्योरेंस में से माइनस और करंट एसेट में ऐड, क्योंकि जितनी एडवांस इंश्योरेंस है वो एसेट में से यानी एक्सपेंस में से माइनस और करंट एसेट। फिर उसने कहा जनाब डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन WDV, मतलब बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। प्लांट एंड मशीनरी 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग 5%। प्लांट एंड मशीनरी 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग 5%। तो क्या करेंगे जनाब, हमने प्लांट एंड मशीनरी का जो 10% है उसका प्लांट एंड मशीनरी का 10% ले लेंगे और फैक्ट्री बिल्डिंग का 5% ले लेंगे। यहां पर ये देखें, प्लांट एंड मशीनरी में 45,000 में पहले 500 प्लस कर लो, फिर जो आंसर आएगा ना 45,500 उसका 10% ले लो। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास 455,455,00 या सिंगल जीरो आएगा, 45,000 है ना, सिंगल जीरो आएगा। ठीक होगी बात। ये हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा। इस 455,000 का क्या करेंगे, एक एक्सपेंस में भी लिखेंगे और दूसरा अपने एसेट में से माइनस भी करेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग 5% है, ये 10% था, ये 5% है। तो
तो 42400 का 5% ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा, जो भी बनता है करो जरा, कितना बन रहा है इसका 5%? 42400 का 5% कितना? 2120। 2100। अब ये हम एक्सपेंस में भी लिखेंगे और एसेट में माइनस भी करेंगे, एक्सपेंस में भी लिखेंगे और एसेट में माइनस भी करेंगे। ठीक होगी बात? चलिए जी, नेक्स्ट आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% ऑन डेटर्स, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है 2% डेटर्स का ले लेंगे तो हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा। आपके पास डेटर्स जहां पर भी पड़े ये डेटर्स पड़े, इसका ले ले 2%, वो हमारे पास आ जाएगा कैरी डाउन। कितना आ गया कैरी डाउन? 109420 का 2%, 2188। 2188, जी। सिर्फ 218 88। और ये हमारे पास 900 पड़ा हुआ है ब्रॉडाउन भी। ठीक है, कैरी डाउन को तो एसेट में से माइनस कर देंगे और एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे कैरी डाउन माइनस ब्रॉडाउन। एक्सपेंस में क्या लिख देंगे? कैरी डाउन, क्योंकि बैड डेट्स तो है नहीं, तो बैड डेट्स की जगह 0 आ जाएगा, तो एक्सपेंस में आ जाएगा कैरी डाउन माइनस ब्रॉडाउन, और ये 2188 अपने रिसीवेबल में से माइनस भी हो जाएगा। 2185 है कैरी डाउन। 2185, चले जो भी आ रहा है वो देख लें। 109,420 है ना, 109,420 मल्टीप्लाई 21 आ रहा है सर। 2188.4 ही आ रहा है, सही लिखा होगा। 2% है ना। हाँ जी, चलें जी, ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। अच्छा, आदिल किधर गया? आदिल आपने फाइंड नहीं किया अभी तक? सर हो गया कितना? 2704,130, मतलब डिफरेंस आ रहा है दोनों का। 21 270 270 4130 डिफरेंस। तो 4, और नहीं यार ये बंदा ना सही नहीं है, आप लोग ना खुद करना यार, ठीक है ना? सर डेबिट साइड का टोटल है 836434। नहीं यार, आप लोग ऐसा करना कि सारे लोग टोटल करना, जो डिफरेंस आ रहा होगा ना पहले दोनों का डिफरेंस ना मैं आपको वैसे कंफर्म भी कर दूंगा ग्रुप में मैसेज करके, तो जो डिफरेंस जिस साइड पर आ रहा होगा ना उस साइड पर वो लिख देना कैरेज आउट के नाम से, अगर डेबिट साइड पर आ रहा है। जिसका जो डिफरेंस आ रहा है ग्रुप में मैसेज कर देना। नहीं तो आप लोग कर लेना ना चीकू, तो पता लगे मेरा 400 आ रहा है उसका क्या आ रहा हो। नहीं तो सर, 9 यही है ना। हाँ जी, ये जो पहली वाली हमारी वो थी परचेज, हमने डेबिट किया था और मशीन क्रेडिट किया था, तो इसके अंदर जो इसकी डेप्रिसिएशन की होगी एंट्री वो रिवर्स हो जाएगी ना? नहीं रिवर्स नहीं होगी, चार्ज होगी। मशीन क्रेडिट नहीं हो रही है, आपने खुद ही तो कहा था हम डेप्रिसिएशन की तब उसको रिवर्स कर देते हैं। चलो आप मुझे बताएं, ये मैंने एंट्री पास किया, मशीन डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है? नजर आ रही है ना साइड, मशीन तो डेबिट हो रही है। अच्छा, मैंने गलत लिखी फिर। और ये जो आप ऊपर लिखा हुआ ना 45,000, उसमें ना 500 ऐड करके तो डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, अलग से ऐड करके कर दो या सेपरेटली कर दो, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आजम ओन्स अ रिटेल आउटलेट with the name Azam Auto Parts Store. The trial balance as 30th June 2015 is as follow. शॉप इक्विपमेंट आपको नेट बताया हुआ, नेट का मतलब है मतलब बुक वैल्यू बताई हुई है। मोटर व्हीकल स्टॉक एज एट 1 जुलाई 2014, प्रीपेड रेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस सवाल के अंदर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो सिग्नल ड्रॉप कर गया था, पिछला सवाल रह गया मेरा। तो रिकॉर्डिंग सुनना आपने।
अब मैं पिछला सवाल तो नहीं करवा सकता है ना। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है चीकू। ओके सर। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट, बैंक कैश, बैंक लोन। इसमें बैंक लोन में भी एक इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है आपको। फिर क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंस, कैपिटल, सेल्स, परचेज, यूटिलिटी एक्सपेंस, व्हीकल, इंटरेस्ट, रेनोवेशन एक्सपेंस। इस रेनोवेशन एक्सपेंस में सवाल के अंदर है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में एक चीज है, सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉ जी। बाकी सारी चीजें क्लियर है। ये 4 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। बाकी चीजें तो वो सारी जानी पहचानी है, ये भी जानी पहचानी है, बट एक इसके अंदर खास तौर पर लोन और इंटरेस्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये 2 तरह से मैंने आपको बताया था लोन के अंदर चीजें आती हैं, तो ये एक तरीका है। चले जी, एडजस्टमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको क्लियर है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वैसे तो डेप्रिसिएशन बताई हुई है, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, अब ये सिर्फ एक्सपेंस में जाएगा, ये एसेट में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब ट्रायल बैलेंस में बताई हो ना, तो ट्रायल बैलेंस वाली डेप्रिसिएशन सिर्फ एक्सपेंस में जाती होती है। हाँ, अगर कोई डेप्रिसिएशन अभी आपने चार्ज ही नहीं की, जो एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन लेंगे ना, उसके फिर 2 इफेक्ट लेते हैं, वो एक्सपेंस में भी जाता है और एसेट में से भी माइनस होता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पॉइंट नंबर 3 देखिए, शॉप इक्विपमेंट was purchased on 1st July 2014, 1400. No depreciation has been charged on it. कहता है 1400 का एक हमने इक्विपमेंट खरीदा है, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की। तो सिर्फ उसने कहा है कि उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, तो उसकी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देते हैं। शॉप इक्विपमेंट, उसकी कहता है नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट, तो क्या करेंगे, 1400 का 20% लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 280। अब इस 280 को डेप्रिसिएशन के अंदर जाकर ऐड कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो पहले भी पड़े हुए हैं, जितनी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। और दूसरा, इसको जाकर माइनस कर देंगे अपने शॉप इक्विपमेंट में से, माइनस कर देंगे शॉप इक्विपमेंट में से, ये पड़ा हुआ शॉप इक्विपमेंट। इसमें से दोबारा बता दें। देखें, पहले तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज की हुई है ना, ये बताई हुई है, उसने खुद कहा है 1400 का एक इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन आपने नहीं ली, लेना भूल गए, तो हमने डेप्रिसिएशन ले लेंगे सिंपल, और उसका जो इफेक्ट जहां जहां पर आता है वही करेंगे। सर ये 1400 के अंदर ऐड है, जो ऊपर शॉप इक्विपमेंट दिया हुआ है ऐड है, वाज परचेज, उसने ये नहीं कहा कि वो ऐड ही है, बस उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं ली, नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट, तो सिर्फ हम डेप्रिसिएशन लेंगे। जी सर। तो 280 हमारा डेप्रिसिएशन में भी ऐड होगा, और 280 अपने एसेट में से माइनस भी होगा, जो सिंपल डेप्रिसिएशन की हम एडजस्टमेंट करते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, सर ये दूसरा पॉइंट बताना आप, डेप्रिसिएशन वाला। उसमें तो सिर्फ रेट बताया हुआ है और कुछ भी नहीं बताया हुआ कि रेट 20% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब जो इधर एडजस्टमेंट में बताई हुई है, सिर्फ उसके लिए नहीं डेप्रिसिएशन, बाकी सबकी उसके हुई लिए हुई। बताया हुआ है, सिर्फ उसके लिए बताया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 कहता है, रेनोवेशन एक्सपेंस रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ फिक्सचर परचेज्ड फॉर द शॉप। कहता है ये जो रेनोवेशन एक्सपेंस लिखने हुए 5500, ये बेसिकली फिक्सचर है, एक्सपेंस नहीं है, बल्कि क्या है, फिक्सचर फॉर द शॉप। और जो फिक्सचर फॉर द शॉप होगा, आप मुझे बताएं, जो फिक्सचर फॉर द शॉप होगा, क्या वो हमारा एक्सपेंस होगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट सर एसेट होता है। हाँ जी, अगर इसको फिर लिखेंगे एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे रेनोवेशन एक्सपेंस को, बल्कि इसको लिखेंगे नॉन करंट एसेट में।
अगर ये नॉन करंट एसेट में लिखेंगे फिर तो ये डेप्रिशिएट भी होगा, क्योंकि पहले क्या ये पहले डेप्रिशिएट हो चुका होगा, पहले तो ये एसेट में नहीं लिखा हुआ था। अब जब ये एक्सपेंस एसेट में जाएगा तो ये भी डेप्रिशिएट होगा। तो 5500 को कभी 20% लेंगे, जो कि आएगा 1100। अब इस 1100 को एक तो जाकर डेप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे, 1100 को डेप्रिसिएशन में भी लिखेंगे और 5500 में से भी माइनस करेंगे जब ये नॉन करंट एसेट में लिखा जाएगा। वो बात समझ रहे हो ना? एक वो आपने लिखा हुआ है रेनोवेशन एक्सपेंस, आपको पता चला ये तो फिक्सचर है, फिक्सचर तो हमारा नॉन करंट एसेट होता है, तो एक इसको नॉन करंट एसेट की लिस्ट में लिखेंगे, रेनोवेशन एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। दूसरा इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे, जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेते हैं, और उस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में भी लिखेंगे और अपने एसेट में से माइनस भी करेंगे। ठीक होगी बात? चलिए जी, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है रेंट इज पेएबल ऑन ईयरली बेसिस ऑन 30 सितंबर। कहता है आप लोग हर साल 30 सितंबर को रेंट पे करते हो। द रेंट एक्सपायर्ड टिल 30 सितंबर 14 इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि आपका जो रेंट लिखा जाता है ना, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखा जाता है। आप 30 सितंबर को रेंट पे करते हो, 2000 कब पे किया होगा, क्योंकि हमारा ईयर एंड है जून। हर साल 30 सितंबर 14 को पे किया, ये जाएगा अगले साल 30 सितंबर 15 तक। आपका ईयर एंड है जून, 30 जून 15। ऊपर जाकर देखें आपका रेंट कितना एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस रेंट प्रीपेड रेंट 2000 नजर आया। अब क्या ये सारा प्रीपेड है या जो एक्सपायर होगा वो एक्सपेंस में चला जाना चाहिए? तो एक्सपायर वो एक्सपेंस में। प्री आपका रेंट लिखा हुआ है 2000, वो होता है सितंबर से अगले सितंबर तक, लेकिन हमारा दरमियान में साल 30 जून 15 को खत्म हो गया, तो जितना टाइम गुजर गया वो फाइंड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे, क्योंकि उसने कहा है कि रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पड़ा हुआ है। तो जितना रेंट एक्सपायर हो गया वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, जो बच जाएगा वो प्रीपेड में जाएगा। सारा 2000 प्रीपेड में नहीं आएगा। तो बताएं एक्सपायर कितना हो गया? 500। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12, 1500 एक्सपायर हो गया। अच्छा। और 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12, 500 प्रीपेड में चला जाएगा। तो 1500 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड कर देना, 1500 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देना और 500 जाकर प्रीपेड में लिख देना। 1500 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और 500 प्रीपेड में चला जाएगा। क्लियर होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 6, जो मैं आपको कह रहा था ना, एक और इंपॉर्टेंट बात है और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई, इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून हैज बीन क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। और जो इंटरेस्ट पेएबल होता है वो लोन में ऐड नहीं करते, बल्कि उसको अलग से लिखते होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से सब लोग सुनिएगा, जब भी वो ऐसी लाइन लिखेगा कि इंटरेस्ट पेएबल को लोन में क्रेडिट कर दिया है, इसका मतलब होगा कि वो पूरे साल का इंटरेस्ट ले चुका है और रिकॉर्ड भी कर चुका है। दोबारा सुने और बार बार सुने,
जब भी वो आपको क्वेश्चन के अंदर ये लिख दे इंटरेस्ट पेबल credited to loan account, credited to loan account, इसका मतलब ये है कि असल एंट्री पास होनी चाहिए थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जब भी वो ऐसी बात लिखेगा इसका मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस को उसने डेबिट करना था, इंटरेस्ट पेएबल को उसने क्रेडिट करना था। करेक्ट एंट्री, उसने गलत एंट्री पास कर दी, रॉन्ग एंट्री। क्या रॉन्ग एंट्री उसने पास की? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन अकाउंट क्रेडिट। ये मसला है। मतलब इंटरेस्ट पेएबल को उसने लोन अकाउंट में लिख दिया, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस सही लिखा हुआ है और वो सारा लिखा हुआ होता है, और जो इंटरेस्ट पेएबल में लिखना था वो लिख दिया लोन अकाउंट के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताएं कि उसने 1 महीने का इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, वो कितना बनेगा? पहले तो चलते हैं ना, इंटरेस्ट लिखा कितना हुआ ये देखें। 600 से इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है? 600 से, और ये 12 महीनों का है। 12 पे डिवाइड कर दो, हमारे पास 1 महीने का इंटरेस्ट बनेगा कितना? 50। तो ये जो 1 महीने का इंटरेस्ट है ये लिखना, ये अनपेड है, मतलब इसको आपने पे नहीं किया, पेएबल है, तो इसको लिखना था इंटरेस्ट पेएबल। उसने लिख दिया लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये ऊपर देखे ना, ये आपको 50-50 नजर आ रहा होगा। तो लिखना था इंटरेस्ट पेएबल में, लिख दिया लोन अकाउंट के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? लोन में से माइनस करके इंटरेस्ट पेएबल में लिख देंगे। लोन में से माइनस और इंटरेस्ट पेएबल में लिख देंगे। वो किस तरह से? इंटरेस्ट पे, लोन को कर दो डेबिट 50 से और इंटरेस्ट पेएबल कर दो क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल 50 से, तो लोन डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, लोन डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। सर ये तो फिर करंट लायबिलिटी में जाएगा ना, इंटरेस्ट हाँ पेएबल। जी, ये लोन में से माइनस हो जाएगा और करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। मतलब इसकी जो करेक्टिंग एंट्री होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, वो लोन में से माइनस कर देंगे 50 और करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल में लिख देंगे। करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल में लिख देंगे। ठीक होगी बात? तो ये 2 दफा पेपर में ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा गया है, एक यहां पे और एक और सवाल के अंदर भी पूछा गया। उसके बाद है 7 नंबर। आजम विदड्रा गुड्स 4000 ड्यूरिंग द ईयर, नो एंट्री वाज मेड। आजम ने गुड्स ड्रॉ की 4000 की, उसकी कोई एंट्री नहीं लिखी, तो लिख देते हैं। क्या एंट्री पास होगी? ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट 4000 से। एंट्री खुद बता रही है मैंने किधर जाना है। ड्राइंग्स में प्लस और परचेजेस में से माइनस। ड्राइंग्स में प्लस, परचेजेस में से माइनस। ओके होगी बात? और लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आखिरी एंट्री कई सवालों के अंदर आपको नजर आएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर एक अमाउंट शामिल है एनुअल पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस फॉर द शॉप एंड पर्सनल एक्सपेंस। शॉप की भी और पर्सनल एक्सपेंस की भी, ये हमने उसके अंदर भी पढ़ा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर भी। 725 एंड 215। और ये जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है ये एक्सपायर हो रही है 30 नवंबर को। हमारा ईयर एंड है जून,
और एक्सपायर हो रही है 30 नवंबर को। इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 5 महीनों की इंश्योरेंस एडवांस है। 5 महीनों की इंश्योरेंस एडवांस है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उसने लिखा हुआ है, दोबारा देखें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एनुअल पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस, पर्सनल और शॉप, पर्सनल शॉप की इंश्योरेंस और पर्सनल है 215, शॉप की है 725 और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर शामिल है। ये जो पर्सनल है ना, ये तो जितनी मर्जी है, ये सारी की सारी ड्राइंग्स होती हैं, चाहे जब मर्जी एक्सपायर हो। तो क्या करेंगे इसका? 215 का क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस और ड्राइंग्स में ऐड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस और ड्राइंग्स में ऐड। एंट्री में बना देता हूं, ड्राइंग्स डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट 215 से। तो ड्राइंग्स में जाकर 215 ऐड कर देना और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से 215 जाकर माइनस कर देना। ये तो आगे जो पर्सनल इंश्योरेंस थी। अब ये जो 725 शॉप की इंश्योरेंस है, ये भी कब एक्सपायर हो रही है? 30 नवंबर को। कब एक्सपायर हो रही है? 30 नवंबर को, पूरे साल की इंश्योरेंस। और हमारा ईयर एंड है 30 जून। इसका क्या मतलब हुआ कि 725 के अंदर एडवांस भी है और इसने 725 सारे का सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखा हुआ है, हालांकि इसके अंदर 5 महीनों का एडवांस भी है। तो क्या करेंगे जो एडवांस होगा? 725 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5/12 करो, कितना आता है? 302। 302। अब इस 302 का क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे 302 से। अब इस 302 का क्या करेंगे? एक लिख देंगे करंट एसेट के अंदर और दूसरा माइनस कर देंगे। सर जी जी 362 नहीं आएगा? 725 मल्टीप्लाई बाय 5/12 करके देख लो। 362 आ रहा है। 362 आ रहा है जी सर। 302 आ रहा है सर मेरा 302 आ रहा है, कैलकुलेटर इसका कैलकुलेटर कराओ सर। 302 आ जाए सर। चले, जो भी आ रहा है वही कर देना, जिसके कैलकुलेटर पे जो भी आ रहा है। आंसर क्यों नहीं सही दे रहा? पकड़ी से दूसरा ला के दे मुझे। करंट कैलकुलेटर एसेट को बस करंट एसेट में जाकर ऐड कर देना और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से 302 माइनस कर देना। तो इस तरह से ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने करना ये है कि ये दोनों सवाल करने हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा हल किया हुआ, लेकिन पहले आपने बगैर